हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता दर्पण। ये हिंदी मासिक पत्रिका है, करंट अफेयर्स की पत्रिका है और जनवरी 2024 का एडिशन है। ठीक है, ये हिंदी में है। ठीक है, आपको पूरा अच्छा से डिस्कशन किया गया है इस वीडियो में। अच्छा लगेगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम में। राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला टॉपिक है सिलक्यारा सुरंग। सिलक्यारा सुरंग रेस्क्यू ऑपरेशन सफल। देखिए, सिलक्यारा सुरंग जो है वो आपको उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक निर्माणाधीन टनल है। ठीक है, और ये 12 नवंबर की घटना है जब 41 मजदूर जो है वो मलबा गिरने के कारण उस टनल में फंसे रह गए थे। काफी दिनों तक फंसे रह गए क्योंकि 28 नवंबर 2023 की शाम को उन्हें सुरक्षित वहां से निकाला गया। मतलब 17 दिन तक वहां वो फंसे रह गए थे। ठीक है, और रेस्क्यू ऑपरेशन में जो लगे अधिकारी हैं उनके अनुसार अगर देखा जाए तो सभी मजदूरों को एक-एक करके वो 900 मिलीमीटर के उस पाइप के जरिए बाहर निकाला गया जिसे मलबे में ड्रिल करके डाला गया था। मात्र 900 मिलीमीटर का पाइप था। ठीक है, और उत्तराखंड के सीएम जो हैं उन्होंने बाहर आए सभी मजदूरों को 1-1 लाख रुपए दिए जाने की घोषणा की है। और रेस्क्यू ऑपरेशन का जो अंतिम 10 मीटर था, ठीक है, वो 10 मीटर की खुदाई के लिए रैट होल माइनिंग का सहारा लिया गया। रैट होल माइनिंग अगर देखा जाए तो जैसे ये मेघालय में विशेषता कहा जाए तो मेघालय में ये काफी समय से प्रचलित है। ठीक है, और रैट होल का मतलब है कि जमीन में खोदे गए एक संकरे गड्ढे। संकरे मतलब बहुत पतला गड्ढा। मतलब कि आमतौर पे कहा जाए तो सिर्फ एक व्यक्ति के उतरने के ही जगह होता है और उसके द्वारा वो कोयला निकाला जाता था रैट होल माइनिंग से। ठीक है, तो रैट होल माइनिंग का सहारा लिया गया और वर्ष 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने यानी एनजीटी के द्वारा इसे रैट होल माइनिंग को बैन कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखा जाए तो सिलक्यारा बरकोट सुरंग जो है वो केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी चार धाम ऑल वेदर रोड परियोजना का हिस्सा है जिसका उद्देश्य है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के धार्मिक तीर्थ स्थलों की कनेक्टिविटी में सुधार करना। और यहाँ देखा जाए तो ये जो टनल था वो 4531 मीटर लंबा था। निर्माण हो रहा था और इसको राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास लिमिटेड यानी कि NHIDCL द्वारा हैदराबाद की नवयुवक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था। इस टनल को बन जाने से 45 मिनट का समय बचता। अभी तक सुरंग ढहने की किसी खास कारण को तो पता नहीं चला, लेकिन टनल के ढहने के जो प्राथमिक कारण है, उसमें सुरंग के मुहाने से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर स्थित ढहे हुए भाग में अज्ञात खंडित या कमजोर चट्टान का हिस्सा का टूटने या खिसकने का कारण हो सकता है। ठीक है, और ऐसे कमजोर या अज्ञात खंडित चट्टानी क्षेत्र को कहा जाता है कतरनी क्षेत्र, मतलब शियर जोन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जातिगत गणना के परिणाम आने पर संशोधित अधिनियम के जरिए बिहार में विभिन्न वर्गों में आरक्षण में वृद्धि किया गया। तो देखिए, 2 अक्टूबर 2023 को बिहार की जातिगत गणना का परिणाम जारी हुआ और इस परिणाम के जारी होने के बाद बिहार में राज्य सरकार की सेवाओं में, नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामलों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण है उसमें वृद्धि की गई। 7 नवंबर को बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक जो है इसके मसौदे को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी और 9 नवंबर को विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। फिर 10 नवंबर को विधान परिषद में भी उसे सर्वसम्मति से पारित किया गया और 17 नवंबर को दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पारित विधेयक को राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने अनुमोदन प्रदान कर दिया। ठीक है, और अधिनियम के प्रभावी होने के बाद राज्य में जो सरकारी नौकरियां या फिर शिक्षण संस्थानों में आरक्षण है वो कुल प्रतिशत जो पहले 60 था वो बढ़कर अब 75% हो गया। ठीक है, मतलब अब आरक्षण जो बिहार में है वो 75% है। देखा जाए किस कैटेगरी में कितना है तो जो एससी कैटेगरी है मतलब अनुसूचित जाति कैटेगरी, जो पहले का आरक्षण था वो 16% था लेकिन अब वो 20 हो गया है। एसटी का जो था वो पहले 1% था, अब वो 2% हो गया है। ओबीसी कैटेगरी में मतलब ओबीसी में आपको ईबीसी आता है और बीसी आता है। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में 12 था, अब उसको 18 कर दिया गया और ईबीसी ईबीसी में मतलब एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट जिसे कहा जाए जो 18 था
उसको 25% कर दिया गया। पिछड़ी जाति की महिलाएं जो थी वो 3% उसको हटा दिया गया। और कुल देखा जाए तो जो पहले 50% ये थे और 10% जो है ये आपको आर्थिक दृष्टि से कम मतलब ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 10% था, उसको अभी भी 10% बरकरार रखा गया। ये 65% प्लस 10% यानी कुल 75% जो है वो आरक्षण अब बिहार में है। ठीक है, चलिए आगे देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के 2 और शहर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी यूसीसीएन में शामिल किए गए। तो देखा जाए 31 अक्टूबर 2023 को विश्व शहर दिवस यानी वर्ल्ड सिटी डे पर भारत के 2 शहर ग्वालियर और कोझिकोड विश्व के उन 55 शहरों में शामिल है जिन्हें यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की है। यूनेस्को का सिटीज नेटवर्क जो है वो 7 श्रेणी में समर्पित है। ठीक है, 7 श्रेणी कैटेगरीज में बांटा गया है शहरों का नेटवर्क को, जिसमें पहला कैटेगरी है आपको शिल्प एवं कला मतलब क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, दूसरा है डिजाइन, तीसरा फिल्म, चौथा गैस्ट्रोनॉमी, पांचवा साहित्य और छठा मीडिया कला और सातवां संगीत। ठीक है, और भारत के जो शहर हैं जैसे ग्वालियर, ग्वालियर को संगीत की कैटेगरी में और कोझिकोड को साहित्य की श्रेणी में शामिल किया गया है। ठीक है, और 53 अन्य रचनात्मक शहरों को मतलब 53 और जो शहर है उसमें देखा जाए तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज में 31 अक्टूबर को शामिल किया गया है। उसमें आपको बुखारा है जो शिल्प एवं लोक कला श्रेणी में है, कैसाब्लोका मीडिया कला में, चोंगकिंग डिजाइन में, काठमांडू फिल्म में, रियो द जेनेरियो साहित्य में, उलान बटोर शिल्प एवं लोक कला आदि में शामिल है। इन्हें मिलाकर नेटवर्क में शामिल शहरों की संख्या जो है वो 350 हो गई है। ठीक है, मतलब इस कैटेगरी मतलब कहा जाए तो कुल 350 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में अब तक रखा गया है। ठीक है, और नेटवर्क में पहले से शामिल जो 6 अन्य भारतीय शहर हैं जिसमें आपको जयपुर है, वाराणसी, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और श्रीनगर, ये ऑलरेडी पहले से शामिल है और 2 अभी शामिल हो गए यानी कुल 8 हो गए भारत के। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है 2022 में देश में सड़क दुर्घटनाओं के संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट। तो देखा जाए तो 30 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2022 के दौरान जो देश में हुई सड़क दुर्घटनाएं हैं और उनके परिणाम स्वरूप जो मौत हुई है उसके संबंध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय अपनी रिपोर्ट जारी की है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया है जो 2022 के दौरान जो देश में सड़क दुर्घटनाएं हुई और उनमें हुई मौतों का। ठीक है, चलिए इस रिपोर्ट का जो शीर्षक था वो था भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022। शीर्षक है भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 यानी रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022, ये शीर्षक था। और देखा जाए तो वर्ष 2022 के दौरान देश में जो सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं उनकी संख्या में 11.9% की वृद्धि हुई है। ठीक है, और 2022 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या जो थी वो 4,61,312 रही। और इस दुर्घटना में जो मृतकों की संख्या है मतलब सड़क दुर्घटना में जो मरे हैं वो है 1,68,491। वर्ष 2021 की तुलना में अगर कहा जाए तो 2022 में सड़क दुर्घटना में हुई मौत की संख्या में 9.4% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 2021 से 2022 में अगर हम लोग तुलना करेंगे तो दुर्घटना की संख्या बढ़ी है 11.9% और मृत्यु की संख्या बढ़ी है 9.4%। ठीक है, आगे देखें। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च 2019 के अंत में देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, तो वो थी 63.63 लाख किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए जिसमें आपको राष्ट्रीय राजमार्ग यानी 63.63 लाख किलोमीटर में राष्ट्रीय राजमार्ग है 1.32 लाख किलोमीटर। मतलब कुल ये 63.63 लाख किलोमीटर में अगर प्रतिशत में देखें तो ये है 2.1%। लेकिन यहाँ जो दुर्घटनाएं हुई हैं वो कुल कुल दुर्घटना का 32.9% दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें मरने वालों की संख्या अगर देखा जाए प्रतिशत में तो 36.23% जो है वो राष्ट्रीय राजमार्ग के पे एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हुई है। फिर आते हैं राज्य राजमार्ग में। तो राज्य राजमार्ग जो है वो 1.80 लाख किलोमीटर है जो कि कुल सड़कों की लंबाई में 2.8% होती है। और
दुर्घटनाएं देखी जाए तो कुल दुर्घटनाओं में 23.13% की दुर्घटनाएं हुई है यहाँ पे राज्य राजमार्ग पे, और मृत्यु जो हुई है दुर्घटनाओं में मृत्यु, उसमें 24.34% मृत्यु जो है वो राज्य राजमार्ग पे हुई है। कुछ अन्य सड़कों के बारे में देखें, जैसे कि जिला के सड़कें, ग्रामीण सड़कें, शहरी सड़कें और परियोजनाएं सड़कें जो है वो कुल मिलाकर 60.19 लाख किलोमीटर है। ठीक है, और ये कुल सड़क का 95% है, और यहाँ दुर्घटनाएं भी हुई हैं 43.93%। जितनी भी दुर्घटनाएं हुई हैं उसकी 43.93% दुर्घटना जो है वो अन्य सड़कों पे हुई है, और मृत्यु भी सर्वाधिक इन्हीं सड़कों पे हुई है। 39.43% मृत्यु दुर्घटनाओं में हुई है अन्य सड़कों में, मतलब जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें, शहरी सड़कें और परियोजनाएं सड़कों पे। ठीक है, आगे देखा जाए तो यह है आपको 2021 से 2022 की तुलना की गई है विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों और सड़क दुर्घटना की संख्या में। तो सर्वाधिक दुर्घटनाएं जो देखा जाए तो वो है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 2022 में हुई है 8,479। ठीक है, 8,479 हुई है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में, जो कि 13.9% है कुल दुर्घटनाओं का। पिछले साल जो 2021 में हुई थी वो 85,8,506 हुई थी। ठीक है, तो हम लोग 2022 का डाटा देखें तो दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है 5,978 दुर्घटनाएं यानी 9.8%। महाराष्ट्र तीसरे स्थान पे है 4,923 दुर्घटनाएं यानी 8.1%। फिर कर्नाटक चौथे स्थान पे है, राजस्थान पांचवें, मध्य प्रदेश छठे, बिहार सातवें स्थान पे है दुर्घटनाओं में, आंध्र प्रदेश आठवें, तेलंगाना नौवें और गुजरात 10वें स्थान पर है। ठीक है, ये इसका पीडीएफ आपको हम दे देंगे पीडीएफ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा लौटाए गए 10 विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा पुनः पारित। ठीक है, 10 विधेयक जो है लौटा दिए गए थे, वो विधानसभा में पुनः पारित हुए हैं। देखिए 18 नवंबर 2023 को तमिलनाडु विधानसभा का विशेष सत्र में राज्यपाल द्वारा लौटाए गए विधेयकों को पुनः पारित करने के लिए आहूत किया गया। तमिलनाडु की सरकार ने राज्यपाल के द्वारा लंबे समय से 10 विधेयक दबाए रखने के आरोप लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई थी, और 10 नवंबर को सर्वोच्च न्यायालय ने राजभवन द्वारा इस संदर्भ में विधेयक को रोक के रखने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिकूल टिप्पणी के बाद तमिलनाडु के राज्यपाल आर्यन रवि ने लंबे समय तक रोके हुए कम से कम 10 विधेयकों को पुनर्विचार के लिए नवंबर 2023 में लौटाया था। ठीक है, और मुख्यमंत्री जो एम के स्टालिन हैं उनके द्वारा राज्यपाल के द्वारा लौटाए गए जो 10 विधेयक थे उसको पुनः विचार कर पुनः पारित करने के लिए प्रस्ताव जो है वो विशेष सत्र में पेश किया गया, और सभी 10 विधेयक विधानसभा में पुनः पारित किए गए। ठीक है, इन विधेयकों में 2 विधेयक जो है वो 2020 का है और 2 अन्य विधेयक 2023 का है। विधानसभा द्वारा मूलतः पारित किए गए जो शेष ये थे, और शेष जो 6 विधेयक है 2022 में विधानसभा द्वारा पारित किए गए थे। ठीक है, और मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने सदन में बताया कि संविधान का जो अनुच्छेद 200 है उसके प्रावधानों के तहत पुनः पारित किए गए विधेयकों को राज्यपाल की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए जाने पर वह मंजूरी नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है निजी क्षेत्र की नौकरियों में राज्य ने मूल निवासियों के लिए 75% आरक्षण के लिए हरियाणा में लाया गया कानून उच्च न्यायालय द्वारा रद्द। देखा जाए तो 17 नवंबर को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा में निजी क्षेत्र में नौकरियों में राज्य के मूल निवासियों के लिए 75% का जो आरक्षण प्रदान करने का फैसला था, जो 2 वर्ष पूर्व ये कानून लाया गया था, उसको रद्द कर दिया गया। हरियाणा के मूल लोगों को 75% कोटा प्रदान करने के लिए ये विधेयक जो है वो हरियाणा विधानसभा में 2 मार्च 2021 को पारित किया गया था, जिसे उसी वर्ष 2 नवंबर को श्रम विभाग ने अधिसूचित कर दिया था। राज्य के विभिन्न औद्योगिक संगठन जो है, जो कि हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 को हाईकोर्ट में चुनौती दी। इन विभिन्न चुनौतियों पर सुनवाई हुई, और सुनवाई के दौरान 3 फरवरी को हाईकोर्ट ने इसे लागू होने पर रोक लगा दी थी, जिसे राज्य सरकार की अपील पर सर्वोच्च न्यायालय ने यद्यपि हटा दिया, लेकिन सभी पक्षों की सुनवाई का निर्णय जो है वो उच्च न्यायालय को कहा करने को। ठीक है,
और उसके बाद 17 नवंबर को पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय जो है उसने उपयुक्त कानून को रद्द करने का फैसला किया। उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की घोषणा की है राज्य सरकार ने और याचिकाओं में कहा गया कि जो निजी क्षेत्र की नौकरियां हैं वो पूर्ण रूप से योग्यता पर कौशल पर आधारित होती है। ठीक है, ये उच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया है कि जो निजी क्षेत्र की नौकरी है वो पूरी तरह से योग्यता और कौशल पर आधारित होती है। इस कानून को उन युवाओं को संवैधानिक अधिकार के खिलाफ बताया गया जो शिक्षा के आधार पर देश के किसी भी हिस्से में नौकरी की योग्यता रखते हैं। योग्यता के बदले रिहायशी आधार पर निजी क्षेत्र में नौकरी देना रोजगार संरचना की अराजकता पैदा करेगा और इस कारण राज्य इंडस्ट्री स्थानांतरित भी हो सकती है। ठीक है, राज्य से इंडस्ट्री जो है वो स्थानांतरित हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में संपन्न। देखा जाए तो 20 से 28 नवंबर को भारत का जो 54वां है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में संपन्न हुआ। ठीक है, और देखा जाए तो महोत्सव का जो उद्घाटन हुआ वो केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किया। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए माधुरी दीक्षित को दिया गया एक विशेष सम्मान। ठीक है, स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर कंट्रीब्यूशन टू भारतीय सिनेमा, और ये सम्मान जो है उन्हें उद्घाटन समारोह में ही दिया गया। फिर आपको जो माइकल डगलस हैं फिल्म निर्देशक हैं हॉलीवुड के, उनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और देखा जाए तो भारत का जो 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो कि 20 से 28 नवंबर को हुआ था गोवा में, उस महोत्सव का उद्घाटन फिल्म था कैचिंग डस्ट जिसके निर्देशक थे स्टुअर्ट गैट। फिर महोत्सव के समापन फिल्म जो था वो था द फेदरवेट के निर्देशक हैं रॉबर्ट कोलोडनी। फिर अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी के अध्यक्ष थे भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक शेखर कपूर। फिल्म पुरस्कार के साथ ही दी जाने वाली जो ट्रॉफी है वो है स्वर्ण और रजत मयूर। महोत्सव के पुरस्कार देखें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी कि स्वर्ण मयूर दिया गया है ईरानी निर्माता को। ईरानी निर्माता निर्देशक हैं अब्बास अमीनी की फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स को। ठीक है, एंडलेस बॉर्डर को दिया गया है। फिर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है जिसको रजत मयूर दिया गया है वो है बुल्गारिया के निर्देशक स्टीफन कोमानरेव। इनकी फिल्म थी ब्लगाज लेसन्स के लिए। ठीक है, फिल्म का नाम है तो ब्लगाज लेसन्स। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है जो रजत मयूर पाए हैं वो भी एक ईरानी अभिनेता है पुरिया रहीमी सैम। ठीक है, एंडलेस बॉर्डर्स के लिए दिया गया है इनको। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है जिसे रजत मयूर मिला है वो फ्रांसीसी अभिनेत्री हैं मेलोनी थियरी। ठीक है, इनकी फिल्म थी पार्टी ऑफ फूल्स। ज्यूरी का विशेष पुरस्कार दिया गया है भारतीय निर्माता निर्देशक को ऋषभ शेट्टी को जो कि कन्नड़ फिल्म के लिए दिया गया है कांतारा मूवी के लिए। फिर आपको किसी निर्देशक की पहली ही सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार यानी बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर ये दिया गया है एक सीरियाई निर्देशक को जिसका नाम है रेगर आजाद काया। इनकी फिल्म है व्हेन द सीडलिंग्स ग्रो। ठीक है, इसमें आगे देखा जाए तो भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए जो विशेष सम्मान दिया गया ये माधुरी दीक्षित को दिया गया और लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है सत्यजीत रे पुरस्कार ये दिया गया है हॉलीवुड के निर्माता निर्देशक माइकल डगलस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। हाँ, इसमें एक चीज और है सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज यानी ओटीटी के लिए दिया गया है सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज दिया गया है पंचायत के सीजन 2 को दीपक कुमार मिश्रा को दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, तो देखिए 15 नवंबर 2023 को जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी महाअभियान की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में खूंटी में एक कार्यक्रम में की थी। और ये अभियान जो है वो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए है। इसका उल्लेख बजट में भी किया गया था 2023-24 के बजट में किया गया था। ठीक है, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में इसका उल्लेख किया था। ठीक है, फिर देखिए तो 29 नवंबर की बैठक में कुल 24,104 करोड़ के परिव्यय वाले इस अभियान को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी प्रदान की गई और इसमें केंद्र और राज्य का अंश जो है उसमें देखा जाए तो केंद्र का अंश है 15,336 करोड़ और राज्य का अंश है 8,768 करोड़। ठीक है,
और ये 9 विभिन्न मंत्रालय के माध्यम से पक्के मकान, संपर्क मार्ग, नल जल आपूर्ति, छात्रावास के निर्माण, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल के प्रावधान, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण, सड़कों में सौर प्रकाश व्यवस्था और मोबाइल टावरों की स्थापना जैसे कार्य इस अभियान के तहत संबंधित मंत्रालय द्वारा पूरी की जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अगला टॉपिक है मेरी माटी मेरा देश अभियान के समापन के साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव समारोह का भी समापन हो गया और मेरा युवा भारत का शुभारंभ हुआ। देखा जाए तो 31 अक्टूबर 2023 को मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा का समापन राष्ट्रीय एकता दिवस यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के दिन हुआ, यानी 31 अक्टूबर 2023 को हुआ। देखा जाए तो 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था आजादी का अमृत महोत्सव और ये औपचारिक समापन इसका अब हो चुका है और अमृत काल की शुरुआत हो गई है। 31 अक्टूबर को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी और देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत यानी माई भारत प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जो 3 राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसमें आपको पहला स्थान है जम्मू कश्मीर का, दूसरा गुजरात का और संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पे है हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, फिर देखा जाए तो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 मंत्रालयों में देखें तो विदेश मंत्रालय पहले स्थान पर है, फिर रक्षा मंत्रालय है दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे संयुक्त रूप से है रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। आगे देखें तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि लगभग 1000 दिन तक चली आजादी की अमृत महोत्सव के दौरान भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए विश्व के शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का उदय हुआ है। फिर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की गई, G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन, एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में 100 से अधिक पदक जीतने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना और साथ ही संसद भवन का उद्घाटन हुआ और नारी शक्ति वंदना अधिनियम पारित हुए। ठीक है, और निर्यात, कृषि उपज में नए रिकॉर्ड, फिर वंदे भारत ट्रेन नेटवर्क का विस्तार, अमृत भारत स्टेशन अभियान की शुरुआत हुई, देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रेन नमो भारत हुआ, फिर आपको 65,000 से अधिक अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया, मेड इन इंडिया 5G की शुरुआत हुई और मतलब शुरुआत के साथ साथ इसका विस्तार और कनेक्टिविटी में भी सुधार किया गया। ठीक है, और पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की भी शुरुआत की गई। इन सब का उल्लेख किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और साथ ही कहा गया कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान देश ने राजपथ से कर्तव्य पथ, ठीक है, राजपथ से कर्तव्य पथ की यात्रा पूरी की तथा गुलामी के कई प्रतीक को हटा दिया। ठीक है, मतलब यहाँ देखा जाए तो राजपथ का नाम बदल के अब कर्तव्य पथ हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। इसमें आगे है कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, नौसेना के नए प्रतीक चिन्ह, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रेरक नाम, जनजातीय गौरव दिवस की घोषणा, साहिबजादे की स्मृति में वीर बाल दिवस और हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस मनाने का निर्णय, इन सब का उल्लेख किया गया। ठीक है, और अमृत महोत्सव के समापन के साथ ही माई भारत का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि माई भारत की युवा शक्ति का उद्घोष है। फिर देखा जाए तो ये देश के प्रत्येक युवा को एक मंच पर लाने और राष्ट्र निर्माण की दिशा में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का एक बड़ा माध्यम बनेगा और बताया कि युवाओं के लिए जो अलग अलग प्रोग्राम चलते हैं वह भी सभी इसमें समाहित होंगे। ठीक है, और 2024 तक देश आजादी के 100 वर्ष मनाएगा और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान भी प्रधानमंत्री ने किया है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की ओर, जहां पहला टॉपिक है ब्रिटेन मंत्रिमंडल में फेरबदल। तो देखिए 13 नवंबर को ब्रिटेन में भारतीय मूल के जो प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, उन्होंने अपने कैबिनेट में व्यापक फेरबदल किए। डेविड कैमरन को अब नया विदेश सचिव यानी विदेश मंत्री उन्हें बनाया गया। देखा जाए तो डेविड कैमरन जो हैं
वो भी पहले प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ठीक है? पहले वो 2010 से 2016 तक डेविड कैमरन थे प्रधानमंत्री और 2005 से लेकर 2016 तक वो कंजर्वेटिव पार्टी के अध्यक्ष भी रहे थे, ठीक है? लेकिन हुआ यूँ कि जो ब्रेक्सिट का मामला हुआ था, जिसमें एक जनमत संग्रह में इनकी हार हुई और कैमरन ने प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र दे दिया था उन्होंने 2016 में, ठीक है? अब देखिए, जो भारतीय मूल की सुएला ब्रेवरमैन हैं, वो गृह मंत्री, गृह सचिव के रूप में जो सितंबर 2022 से कार्यरत थीं, उनको इस पद से हटा दिया गया। इनका एक मैटर था कि जो हाल ही में फ़िलिस्तीन के समर्थन में हुए एक प्रदर्शन को गलत तरीके से रोकने के आरोप अपने एक लेख में इन्होंने पुलिस पर लगाए, जिस कारण से ये काफ़ी विवादित हो गया था, ठीक है? और अब इनको अपने पद से हटा दिया गया है, त्यागपत्र दे दिया गया है इनको और देखा जाए तो विदेश मंत्री ही रहे जो जेम्स क्लेवरली हैं, वो अब गृह मंत्री बन गए। ठीक है? और देखा जाए तो सुएला ब्रेवरमैन जो है वो हाल ही में फ़िलिस्तीन के समर्थन के बारे में ये तो मैंने अभी आपको बताया आपको, ठीक है? और नए नियुक्त जो नए विदेश मंत्री हैं डेविड कैमरन वो 5 वर्षों तक विपक्ष के नेता और 6 वर्षों तक प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लेकिन विगत 7 वर्षों से ये सक्रिय राजनीति से बाहर रहे हैं। ठीक है? 7 वर्षों से ये सक्रिय राजनीति से बाहर रह चुके हैं। और देखा जाए तो इनको इस वक़्त हटाया गया मतलब डेविड कैमरन को उस वक़्त लाया गया और सुएला ब्रेवरमैन को उस वक़्त हटाया गया है जब भारत के भारत के विदेश मंत्री के साथ एक मीटिंग थी। 5 दिन में ब्रिटेन में यात्रा कर रहे थे भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। उनको 14 नवंबर को वहाँ होना था इनसे मीटिंग। लेकिन विदेश मंत्री बदल जाने के कारण अब भारतीय विदेश मंत्री की जो वार्ता होगी, वो नए विदेश मंत्री के साथ होगी। यानी कि डेविड कैमरन के साथ होगी। ठीक है? 14 नवंबर को। और देखा जाए तो इसके अतिरिक्त जो हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब ब्रिटिश संसद के जो निचले सदस्य हैं, उनके सदस्य भी नहीं है वो। कौन? डेविड कैमरन। डेविड कैमरन जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स यानी ब्रिटिश संसद के निचले सदस्य भी नहीं है वो। और संवैधानिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उन्हें हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी उच्च सदन जो है उसका सदस्य बनाया जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पाकिस्तान व ईरान से अफगान शरणार्थी का निष्कासन। शरणार्थी दयनीय स्थिति में। तो देखा जाए तो सितंबर 2023 में पाकिस्तान सरकार ने बिना वैध दस्तावेजों के देश में रह रहे जो अप्रवासियों को देश छोड़ने के लिए आदेश जारी किया है और यह समय सीमा निकलने के बाद क्या हुआ कि अप्रवासियों को निष्कासन की प्रक्रिया वहां शुरू कर दी गई है जिससे सर्वाधिक जो प्रभावित हुए हैं वो अफगान के प्रवासी हो रहे हैं। ठीक है, अफगानिस्तान के जो प्रवासी हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सूत्रों के अनुसार लगभग 17 लाख अफगान पाकिस्तान में बिना वैध दस्तावेज के रह रहे हैं। इनमें लगभग 6 लाख लोग 2021 में वहां तालिबान की सत्ता आने के बाद वहां से भागकर पाकिस्तान जा पहुंचे थे और इनके अतिरिक्त कई अफगान वर्षों से बिना पंजीकरण के पाकिस्तान में रह रहे हैं। ईरान भी अवैध रूप से रह रहे जो अफगान हैं उनको भी वहां से निकालना शुरू कर दिया है। ठीक है? और देखा जाए तो यह पंक्ति लिखी जाने तक मतलब कि इस बुक को पब्लिश होने तक कहा जाए तो जो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि लगभग 4 लाख अफगानी सीमा पार कर अफगानिस्तान लौट चुके थे और जबकि ईरान भी 21,000 से अधिक अफगानों को निष्कासित कर चुका था। ठीक है? देखिए, पाकिस्तान जो है, वो जो इतना कड़ाई कर रहा है, इस कड़ाई की वजह से तालिबान प्रशासन के साथ-साथ शरणार्थियों के लिए जो संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग है, मतलब यूएन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ और मानवाधिकार उच्चायुक्त, ये इनकी द्वारा भी कड़ी आलोचना इसकी की गई है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें। अगला टॉपिक है, भारत अमेरिका के बीच मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता नई दिल्ली में संपन्न। तो देखा जाए तो ये 10 नवंबर को नई दिल्ली में भारत और अमेरिका के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई। ठीक है? और देखिए ये जो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होता है दो देशों के बीच और ऐसे उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता होता है जिसमें कि सामान्यतः देखा जाए तो दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री ही शामिल होते हैं। ठीक है? देखिए 10 नवंबर को यह वार्ता में भाग लेने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री आए। एंटनी ब्लिंकन नई दिल्ली पहुंचे थे और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन एक दिन पहले ही दिल्ली पहुंच गए थे।
भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक में सह अध्यक्षता की भारत की ओर से। ठीक है, देखिए ये 2+2 वार्ता में जो बातें हुई उसमें कहा जाए तो दोनों देशों के बीच जो रक्षा संबंधों और उनके विस्तार पर विस्तृत चर्चा हुई। भारत में सैन्य बख्तरबंद वाहनों के सह उत्पादन पर सहमति बनी। भारत में GF-414 जेट इंजन के निर्माण के लिए जीई एरोस्पेस HAL के बीच वाणिज्यिक स्तर पर चल रही जो बातचीत है उस पर संतोष व्यक्त किया गया। ठीक है, और देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा हुई। चीन के अतिक्रमण तथा पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवाद का मुद्दा है उस पर भी वार्ता उठी। फिर आपको पश्चिम एशिया संघर्ष, रूस यूक्रेन युद्ध, कनाडा भारत कूटनीति विवाद, इन सब पर भी विस्तार से चर्चा हुई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थित स्थिरता के लिए क्वाड को और अधिक गतिशील बनाने का निर्णय किया गया। फिर आपको अल-कायदा, IS के साथ जो पाकिस्तानी स्थित जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा जैसे जो आतंकी संगठन हैं, उनके विरुद्ध ठोस कार्रवाई की मांग की गई है। इज़राइल पर हमले हुए, उसके संदर्भ में साझा बयान आया कि इज़राइल का ही पक्ष दोनों देशों ने लिया और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन और निर्दोष नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की बात इसमें कही गई थी। ठीक है? और देखा जाए तो जो द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें राजनीतिक रिश्तों को गहरा करने, रक्षा संबंधों को मजबूत करने, फिर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति हुई है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं अब। नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्ट्रेलिया के साथ भी भारत की 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता। तो देखिए 20 नवंबर को नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के साथ भी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस, जो कि वहां के उप प्रधानमंत्री भी हैं, एक दिन पहले ही भारत ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच के लिए वो भारत पहुंच गए थे। फिर आपको विदेश मंत्री हैं पेनी वोंग, 19 नवंबर को ही नई दिल्ली में कुछ कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया। फिर दोनों मेहमान मंत्री के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों जो है उनको वार्ता हुई 20 नवंबर को। दोनों की वार्ता हुई 20 नवंबर को। और आगे देखें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता है उसका ये दूसरा संस्करण था। ठीक है, और वार्ता में क्या हुआ कि रक्षा और सुरक्षा, व्यापार निवेश, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, अंतरिक्ष तथा लोगों से लोगों के बीच जो संबंध है उसे उसके सहित भारत ऑस्ट्रेलिया बहुआयामी संबंधों को गहरा करने पर विचार का आदान प्रदान किया गया। फिर आपको पारस्परिक महत्व के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भी चर्चा हुई। फिर चालू वर्ष जो 2023 है उसमें दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिए असाधारण वर्ष बताते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने वार्ता में कहा कि दिसंबर 2022 में दोनों देशों के बीच लागू हुए आर्थिक सहयोग एवं व्यापार, ठीक है, आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता जो है यानी इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसके आर्थिक प्रभाव सामने आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ले ने कहा कि दोनों देश इतिहास के साथ साथ लोकतांत्रिक परंपराओं तथा कानून के शासन और अभिव्यक्ति की आजादी को साझा करते हैं। ठीक है, और वर्तमान में दोनों चीन को सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार मानते हैं, लेकिन साथ साथ सुरक्षा की दृष्टि से भी कहा जाए तो दोनों के लिए जो है चीन वो सबसे बड़ी चिंता भी है। ठीक है, हम एक महासागर साझा करते हैं और दोनों देशों के लिए एक साथ काम करने का इससे अधिक महत्वपूर्ण समय कभी नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए, और अगला है कि व्यापक रणनीतिक साझेदारी मतलब कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और अधिक गहन बनाने में रुचि दोनों पक्षों की वार्ता में हुई। फिर आपको म्यांमार की भी स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई और तत्काल समाप्ति उसको मतलब कहा जाए तो वहाँ जो हिंसा की तत्काल समाप्ति का आह्वान किया गया। फिर आपको आसियान द्वारा शुरू की गई जो शांति प्रक्रिया है उसका समर्थन दोनों पक्षों ने किया। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक देखें हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है अफगानिस्तान ने भारत स्थित अपना दूतावास स्थायी रूप से बंद किया। दूतावास संबंधी सभी परिसंपत्ति भारत सरकार को सौंपी। तो देखें तो 23 नवंबर को अफगानिस्तान ने भारत में नई दिल्ली स्थित जो अपना दूतावास है उसको स्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा कर दी है।
30 अक्टूबर को अफगानिस्तानी दूतावास ने घोषणा की थी कि वह 1 अक्टूबर से, ठीक है, 30 सितंबर को घोषणा की गई थी कि वो 1 अक्टूबर से अपना परिचालन बंद कर रहा है। उसे उस वक्त दूतावास में भारत सरकार से समर्थन की कमी और अफगानिस्तान के हितों को पूरा करने में असफलता और कर्मियों और संसाधनों की कमी का हवाला दिया गया था। ठीक है, मतलब अफगानिस्तान ने कहा था कि भारत सरकार जो है वो समर्थन नहीं कर पा रही है, फिर अफगानिस्तान के हित को पूरा नहीं कर पा रही है, इसमें सफल रहे हैं और कर्मी और संसाधन की कमी हो रही है। ठीक है, और कहा गया कि अब अफगानिस्तान ने दूतावास जब बंद किया है तो उन्होंने कहा है कि भारत सरकार से मिले जो समर्थन है, उसके प्रति उन्होंने आभार व्यक्त किया। समर्थन और सहायता देने के लिए भारत के लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया गया है और अफगानी दूतावास ने कहा कि अब उनका कोई भी राजनयिक भारत में मौजूद नहीं है। ठीक है, और अफगानी जो राजनयिक मिशन को पूरी तरह से भारत सरकार को सौंप दिया है। दूतावास, भवन, बैंक अकाउंट और वाहन आदि इसमें शामिल हैं। साथ ही दूतावास ने आशा व्यक्त की है कि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध जो हैं वो पुनः बहाल हो सकेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के पराजय के पश्चात नेशनल पार्टी के क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री। देखा जाए तो 27 नवंबर को नेशनल पार्टी के क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। नेशनल पार्टी, न्यूजीलैंड फर्स्ट पार्टी और एएसटी न्यूजीलैंड पार्टी, ठीक है, और इनकी गठबंधन से ये सरकार बनी है। गठबंधन जो है, गठबंधन का जो समझौता हुआ है कि न्यूजीलैंड फर्स्ट के जो नेता हैं विंस्टन पीटर्स और एसीटी के डेविड सिमोर आधे आधे कार्यकाल के लिए उप प्रधानमंत्री रहेंगे। ठीक है, और जो नए प्रधानमंत्री है लक्षण लक्षण ने मध्यम वर्ग के लिए करों में कटौती के साथ साथ अपराधों पर नियंत्रण के वायदे मतदाताओं से किए हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट है दक्षिणपंथी जेवियर मिलेई अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति निर्वाचित। देखा जाए तो नवंबर 2023 में संपन्न चुनाव में धुर दक्षिणपंथी नेता जेवियर मिलेई विजय रहे और अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हुए। जेवियर मिलेई जो है वो लिबर्टी एडवांस पार्टी के हैं और दूसरे दौर के मतदान में 55.7% मत प्राप्त हुआ, जबकि उनके प्रतिद्वंदी जो है सार्जियो मासा उसको 44.3% मत प्राप्त हुआ। ठीक है, देखा जाए तो मिलेई जो है वो 10 दिसंबर 2023 को नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। ठीक है, और आश्चर्य की बात यह है कि सुनिश्चित जीत वाले जो उम्मीदवार थे, जो सुनिश्चित जीत वाले उम्मीदवार माने जा रहे थे, वो मिलेई को पहले दौर में 30% मत प्राप्त हुआ और जो अर्थव्यवस्था मंत्री रहे मासा थे, उनको 36% मत प्राप्त हुआ था और दूसरे दौर के मतदान में ये पासा पलट गया और 55.7% मत मिल गया मिलेई को, और जबकि सर्जियो मासा जो है उनको सिर्फ 44.3% मत मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। नेक्स्ट टॉपिक है भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की भारत यात्रा। तो देखा जाए तो 3 से 10 नवंबर को भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक जो है वो अपने देश के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल के साथ भारत की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। सीमा विवाद पर चीन द्वारा जो भूटान के साथ चल रहा जो वार्ता है उस पर नजर के परिप्रेक्ष्य में भूटान नरेश की जो भारत यात्रा है वो कूटनीतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थी। 8 दिन की भारत की अपनी इस यात्रा का शुरुआत उन्होंने असम से किया और 6 नवंबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ भूटान नरेश की वार्ता हुई। द्विपक्षीय सहयोग के साथ-साथ आपसी महत्व के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई इस वार्ता में। फिर देखा जाए तो भूटान की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, मतलब 2018 से 23 की परियोजनाओं के लिए भारत द्वारा समय से जारी की गई जो वित्तीय सहायता के लिए धन्यवाद किया गया भूटान की ओर से। और भूटान में जो 1020 मतलब 1020 मेगावाट की जो पुनात सांगूछू दूसरा जो है वो जल विद्युत परियोजना के निर्माण की प्रगति पर दोनों पक्षों में संतोष व्यक्त किया गया।
असम में कोकराझार और भूटान में गेलेफू के बीच जो रेल लिंक के लिए लोकेशन सर्वे के लिए काम शुरू करने को सहमति बनी। भूटान के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल होने के निर्णय का भारत ने स्वागत किया। और कहा जाए तो भूटान के छात्रों के लिए आसाम में मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ाने के लिए भी सहमति इस वार्ता में बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मालदीव से भारतीय सेना हटाने का वहां की नई सरकार का भारत से अनुरोध। तो देखा जाए तो 17 नवंबर को मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के शपथ ग्रहण करने के 24 घंटे के भीतर मालदीव मालदीव में तैनात जो भारतीय सैन्यकर्मी हैं वहां से वापस बुलाने का औपचारिक अनुरोध भारत सरकार से किया है। उन्होंने कहा कि मालदीव की जनता ने ये अनुरोध करने के लिए एक मजबूत जनादेश दिया है। मोहम्मद मुइज़ू जो हैं वहां के पूर्व राष्ट्रपति जो थे इब्राहिम मोहम्मद सोले उनके स्थान पर नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ठीक है, और देखा जाए तो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में जो भारत की ओर से गए थे मालदीव, वो थे केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री श्री किरण रिजिजू माले पहुंचे थे। और माले कहाँ है तो मालदीव की राजधानी है माले। ठीक है, देखिए मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा जाए तो मालदीव के नागरिकों की जो मेडिकल सुविधा के लिए भारतीय हेलीकॉप्टरों और विमान के योगदान को मेजबान राष्ट्रपति ने स्वीकार किया है। और भारत के सहयोग से मालदीव में कार्यान्वित की जा रही जो विभिन्न परियोजनाएं हैं, जो योजनाएं हैं, उनकी प्रगति की समीक्षा भी बैठक में की गई। उनके लिए भारत के योगदान की सराहना भी वहां के राष्ट्रपति द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है कि बंधकों और कैदियों की रिहाई एवं आदान प्रदान हेतु इजराइल हमास के बीच अस्थायी युद्ध विराम। तो देखिए 24 नवंबर को मिस्र और कतर की मध्यस्थता में, ठीक है, मिस्र और कतर की मध्यस्थता में 4 दिन के लिए युद्ध विराम किया गया और एक दूसरे के बंधकों को रिहा करके उसको आदान प्रदान करने का उद्देश्य से इसको युद्ध विराम किया गया था। ठीक है, लेकिन कहा जाए तो ये गति काफी धीमी थी। मतलब पहले दिन मतलब 24 नवंबर को 25 बंधकों की रिहाई की गई, जिसमें 12 थाईलैंड के नागरिक थे और 39 फिलिस्तीनी कैदी को इजराइल के द्वारा पहले दिन रिहा किया गया। दोनों ओर से रिहा बंधकों को पहले मिस्र ले जाया गया। ठीक है, युद्ध विराम के चौथे दिन हमास की ओर से 51 इजरायली और 19 अन्य राष्ट्रीयता वाले जो बंधक हैं उनको रिहा किया जा चुका था, जबकि 150 फिलिस्तीनी कैदी इजराइल की जेलों में रिहा हो चुके थे। और अधिक बंधकों की रिहाई के लिए युद्ध विराम को 2 दिन और बढ़ाया गया। देखा जाए तो युद्ध विराम की समाप्ति पर हमले जारी रखने की चेतावनी भी इजराइल ने दी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करें। अब मूव करते हैं आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य की ओर, जहां पहला टॉपिक है 2023-24 की दूसरी तिमाही में जीडीपी में वृद्धि 7.5%। सीएसओ के अंतिम आंकड़े। तो देखा जाए तो 30 नवंबर 2023 को चालू वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही मतलब 8 जुलाई से सितंबर 2023 के सकल जो घरेलू उत्पाद हैं मतलब जीडीपी संबंधी उनके अंतिम आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के द्वारा जारी किए गए। अब जीडीपी के बारे में पहले हम लोग देखते हैं। तो 2023 से 24 की जो दूसरी तिमाही है मतलब जो सेकेंड क्वार्टर है उसमें स्थित जो मूल्य है स्थिर मूल्य पर वो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस पर कहा जाए तो जीडीपी 41.74 लाख करोड़ रहा और जिसमें वृद्धि पाया गया है 7.6% का। ठीक है, और प्रचलित मूल्यों पर देखा जाए मतलब करंट प्राइसेस पर तो जुलाई सितंबर 2023 में जो जीडीपी वृद्धि रही है वो 9.1% रही है। ठीक है, और 2023-24 की पहली छमाही मतलब फर्स्ट जो हाफ ईयरली था, पहला छमाही कब से था तो अप्रैल से सितंबर 2023 तक। ठीक है, इसमें जीडीपी में वृद्धि जो है वो 7.7% रही है। अब हम लोग जीवीए की ओर देखते हैं। तो देखा जाए तो अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न उत्पादक हैं, उत्पादक क्षेत्र, उसमें जीवीए में वृद्धि अगर हम लोग देखें 2021 11-12 के जो स्थिर मूल्यों के आधार पर, यानी कि मतलब जो आधार है वो आधार वर्ष है 2011-12। ठीक है, उस पे तो देखिए पहला है आपको कृषि, वानिकी और मत्स्य की मतलब एग्रीकल्चरल, फॉरेस्ट्री और फिशिंग।
इसमें कहा जाए ये 2022-23 का है और 23-24 का है। तो हम लोग 23-24 में देखते हैं। पहला क्वार्टर जो है यानी Q1 जो है पहला क्वार्टर है जिसे तिमाही कहा जाए, पहला तिमाही, तो ये 3.5 रहा, ठीक है? 3.5% रहा अप्रैल से जून का पहला तिमाही में, और जुलाई से सितंबर दूसरा तिमाही में ये 1.2% रहा, जो कि अगर हाफ ईयरली में देखा जाए, ठीक है? ये 2 क्वार्टर को मिलाकर जो हाफ ईयरली होगा अप्रैल से लेकर सितंबर तक का, ये होगा 2.4%। फिर आपको खनन और उत्खनन में देखिए, मतलब माइनिंग एंड क्वेरिंग में, तो यहाँ भी आपको पहले क्वार्टर में है 5.8% और दूसरे क्वार्टर में है 10%, जो कि ओवरऑल पहला हाफ ईयरली में आता है 7.6%। ठीक है, ये हो गया आपको खनन और उत्खनन का। फिर आपको विनिर्माण का देखा जाए यानी मैन्युफैक्चरिंग का देखा जाए, तो ओवरऑल हाफ ईयरली का 9.3% हो गया। ठीक है, इस तरह से ये पूरा आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, लेकिन फिर भी देख लिया है तो विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं यानी इन सब का सेवाएं देखा जाए तो ये हाफ ईयरली में 6.4 रहा और सेकेंड क्वार्टर में कहा जाए तो ये 10.1% रहा। ठीक है, फिर निर्माण में यानी कंस्ट्रक्शन में देखा जाए तो ये सेकेंड क्वार्टर में रहा 13.3% और हाफ ईयरली ये रहा 10.5%। फिर आप आते हैं व्यापार, होटल, परिवहन, संचार, प्रसारण संबंधित सेवाएं, इन सब का देखा जाए तो ये सेकेंड क्वार्टर में रहा है 4.3% और पहले हाफ ईयरली में रहा है 6.6%। फिर आप आते हैं हम लोग वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं की ओर, तो इसमें आपको सेकेंड क्वार्टर में रहा है 6% और हाफ ईयरली में रहा है 9%। सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं के अगर देखें तो सेकेंड क्वार्टर में रहा है 7.6% और हाफ ईयरली रहा है 7.7%। देखिए, मूल कीमतों पर जो जीवी है, जीवीए एट बेसिक प्राइस, तो ये रहा है 7.4% और यहाँ हाफ ईयरली में 7.6%। और जीडीपी का तो हम लोग अभी देखे हैं 7.7% हाफ ईयरली में रहा है और सेकेंड क्वार्टर में 7.6%। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करें। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम किसान योजना की 15वीं किस्त डीबीटी के माध्यम से पात्र किसानों, ठीक है, पात्र किसानों के बैंक खाते में जारी। देखा जाए तो डीबीटी मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से दिया गया है। तो 15 नवंबर को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो 15वां किस्त है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पात्र किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया। 8 करोड़ से अधिक पात्र किसान को खातों में कुल मिलाकर 18,000 करोड़ की राशि इस किस्त के तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण मतलब डीबीटी के जरिए जमा किया गया। देखा जाए तो दिसंबर 2018 में ये शुरू हुआ था ये योजना और हर साल 2-2 हजार कर कुल 3 किस्तें दी जाती हैं, यानी कि कुल मिलाकर एक साल में 6-6 हजार रुपए दी जाती है किसानों के खाते में। और वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह योजना का ये दूसरा किस्त था, जो 15वां किस्त था, उस 2023-24 का ये दूसरा किस्त था। देखा जाए तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो लाभ है, ये सिर्फ उन किसानों को प्राप्त होता है जो जिसको मतलब कहा जाए तो उनकी भूमि जो है वो कृषि के नाम पे हो, ठीक है, मतलब कृषि भूमि हो, ठीक है, ये कृषि भूमि हो। और कहा जाए तो संस्थागत भूमि धारक जो हैं वो इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं हैं, ठीक है। और किसी भी विभाग में जो कार्यरत हैं या फिर विभाग से सेवानिवृत्त हैं, पेंशन पाने वाले हैं, किसान, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या आदि के रूप में पंजीकृत पेशेवर हों, उनको इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो सकता है। कृषि भूमि का उपयोग अगर कृषि के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य हेतु किया जाता है, तो ऐसे भूस्वामी भी इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं हैं। संवैधानिक पदों के पूर्व या वर्तमान धारक हों, पूर्व एवं वर्तमान मंत्री भी इस योजना के तहत लाभ के पात्र नहीं हैं। पिछले मूल्यांकन वर्ष में अगर उन्होंने आयकर का भुगतान किया है, ठीक है, तो भी वो व्यक्ति जो है वो योजना के लाभ के पात्र नहीं होंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के लिए अपना ई केवाईसी कराना आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है रबी मौसम 2023-24 के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी का निर्धारण। तो देखिए 25 अक्टूबर को रबी मौसम 2023-24 का मतलब 1 अक्टूबर 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के दौरान सभी फॉस्फेटिक एवं पोटास उर्वरक मतलब
मतलब फॉस्फेटिक और पोटास का जो फर्टिलाइजर है, ठीक है, किसानों को आसानी से सुविधाजनक मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए इन उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित जो सब्सिडी है उसकी नई दरों को मंजूरी मिल गई है। ठीक है? और कहा जाए तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडल समिति है, इस बैठक में आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर जैसे जो अन्य विभिन्न पोषक तत्व हैं, वो फॉस्फेट और पोटास उर्वरकों के लिए निम्नलिखित पोषक तत्व आधारित मतलब न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रबी सत्र 2023-24 के लिए स्वीकृत की गई है। ठीक है? और देखा जाए तो पोटेशियम जो है जो आपको नाइट्रोजन के लिए आपको दिया गया है 47.02 रुपए प्रति किलोग्राम सब्सिडी आधारित पोषक तत्व है। ठीक है? पोषक तत्व आधारित सब्सिडी देखा जाए। फिर आपको पी यानी कि फास्फोरस के लिए है आपको 20.82 रुपए प्रति किलोग्राम। पोटेशियम के लिए है आपको 2.38 रुपए प्रति किलोग्राम। सल्फर के लिए 1.89 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है? और देखा जाए तो मंत्रिमंडल द्वारा जो अनुमोदित उपर्युक्त पोषक तत्व हैं, उसके आधारित जो सब्सिडी का परिव्यय है, वो कुल 22,303 करोड़ आंका गया है मंत्रिमंडल के द्वारा। और कहा जाए तो उपयुक्त जो रासायनिक उर्वरक में यूरिया का मूल्य सरकार निर्धारित करती है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट्स आधारित फर्टिलाइजर्स है मतलब कि डीपीए, एनपीके और एमओपी ये जैसे मिश्रित उर्वरक हैं, इसका मूल्य जो है वो कंपनी ही तय करती है। लेकिन क्या होता है कि सरकार इस पर अपनी नजर रखती है ताकि किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरकों का उपलब्धता बनी रहे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। अगला टॉपिक है भारत बांग्लादेश के बीच अगरतला अखाउरा रेल लिंक सहित 3 परियोजनाओं का उद्घाटन। तो देखा जाए तो 1 नवंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच एक नई रेल लिंक का उद्घाटन संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। अगरतला यानी कि त्रिपुरा में जो अगरतला और फिर आपको बांग्लादेश में अखाउरा, इन दोनों के बीच एक रेल लिंक पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के बीच ये पहला रेल लिंक होगा। भारत सरकार की आर्थिक सहायता से शुरू किया गया ये 12.24 किलोमीटर है लंबा और इसमें डबल गेज रेल लिंक होगा। 6.78 किलोमीटर लंबा रेल लिंक आपको बांग्लादेश में है और 5.46 किलोमीटर लंबा रेल लाइन त्रिपुरा में होगा। साथ ही इन दोनों प्रधानमंत्रियों द्वारा इसे वर्चुअल तरीके से 2 अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया। इन 2 परियोजनाओं के बारे में देखें तो पहला है आपको 65 किलोमीटर लंबी खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन। फिर दूसरा है आपको बांग्लादेश के रामपाल में मैत्रेय सुपर थर्मल पावर प्लांट का यूनिट 2 यानी कि ये यूनिट 2 जो है वो 1320 मेगावाट का सुपर थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है? और देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने बांग्लादेश के साथ सबका विकास का रुख अपनाया है और विकास की दिशा में बांग्लादेश का सबसे बड़ा साझेदारी भारत बना है। पिछले 9 वर्षों में बांग्लादेश को भारत ने 10 अरब डॉलर की सहायता दी है और दोनों देशों के बीच जो व्यापार है वो 3 गुना बढ़ा है। चलिए अगला टॉपिक देखें हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। तो देखिए केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब आईएमएफ के आंकड़ों के हवाले से कहा कि नवंबर माह में व्यक्त किया है इस बात को कि वर्ष 2027 तक भारत जो होगा वो तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में कहा जाए तो आपको अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जीडीपी की दृष्टि से है। देखा जाए तो आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2027 तक जीडीपी के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगी। भारत का सकल घरेलू उत्पाद जो है वो $5,000 के बिंदु को पार कर जाएगा। और कहा जाए तो विश्व के अन्य अनेक वित्तीय एजेंसी भी अगले 4-5 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की जो है वो विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाने का पूर्वानुमान वो व्यक्त कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। अगला है एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट 2024। तो कहा जाए
तो नवंबर 2023 में जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है यूएनडीपी की, वो वर्ष 2024 की एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी हुई है, जिसका शीर्षक था मेकिंग आवर फ्यूचर, न्यू डायरेक्शंस फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक। कहा जाए तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत उच्च आय और धन असमानता वाला शीर्ष देशों में उभरा है। रिपोर्ट के अनुसार कहा जाए तो वर्ष 2000 से लेकर 2022 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति आय में तेज उछाल दर्ज किया गया है, जबकि यह $442 से बढ़कर $2389 हो गया है। साथ ही देश में निर्धनता अनुपात जो है वो $2.15 प्रति दिन की आय की दृष्टि से 2004 से 2019 के बीच ये 40% घटकर अब 10% ही रह गया है। आंकड़े के अनुसार कहा जाए तो 2015-16 में और 2019-21 के दौरान जो है वो देश में बहुआयामी निर्धनता 25% से घटकर 15% रह गई है। ठीक है, और ये दर्शाता है कि जो संदर्भित अवधि है उसमें न केवल आय का स्तर में बल्कि मानव विकास के अन्य पहलुओं में भी बड़े पैमाने पर सुधार जनसंख्या के बड़े भाग में हुआ। इसमें बताया गया कि सफलताओं के बावजूद निर्धनता उन राज्यों में केंद्रित है जहां देश की 45% जनसंख्या निवास करती है, किंतु 62% निर्धन इन्हीं राज्यों के हैं। इनके अलावा जिन समूहों में दोबारा गरीबी में जाने का खतरा है, उनमें महिलाओं, अनौपचारिक श्रमिक और अंतर्राज्यीय प्रवासी शामिल हैं। ठीक है, और रिपोर्ट में कहा गया कि एशिया प्रशांत क्षेत्र इस वर्ष वैश्विक आर्थिक विकास में 2/3 योगदान देगा, लेकिन आय और धन की असमानताएं बनी रही हैं। दक्षिण एशिया में जहां सबसे धनी 10% लोग कुल आय के आधे पर नियंत्रण रखते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स ने 2023-24 में भारत में वृद्धि का पूर्वानुमान 6% से बढ़ाकर 6.4% किया। देखा जाए तो बदलती हुई परिस्थिति में एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विभिन्न अन्य रेटिंग एजेंसी ने आर्थिक विकास अनुमान को 6% से बढ़ाकर 6.4% किया। S&P मतलब स्टैंडर्ड एंड पुअर्स जो है वो 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि के अपने पूर्वानुमान को 6% से बढ़ाकर 6.4% किया और 2024-25 के लिए ये वृद्धि जो है वो पूर्वानुमान को 6.9% से घटाकर 6.4% कर दिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें। अगला है भारत का 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में संपन्न। तो 14 से 17 नवंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में भारत का 42वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यानी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 का समापन हुआ है। इस मेले का उद्घाटन किया गया था केंद्रीय वाणिज्य उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा। इस मेले का थीम था वसुधैव कुटुंबकम। कहा जाए तो मेला का जो आयोजन हुआ था वो 1,10,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में हुआ था और जो कि पहले 41 वर्षों के इतिहास में ये सर्वाधिक क्षेत्र में था। मेले में पहले 5 दिन बिजनेस टू बिजनेस मतलब B2B बिक्री के लिए निर्धारित किया गया था, जो केवल व्यापारी के लिए था। 19 नवंबर को ये आम लोगों के लिए खोला गया और भारत के अतिरिक्त तुर्की, लेबनान, मिस्र, किर्गिस्तान, ओमान, वियतनाम, ट्यूनीशिया, थाईलैंड, अफगानिस्तान, नेपाल, ईरान, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम सहित 13 देशों की सक्रिय भागीदारी इस मेले में थी। कुल 1500 करोड़ से अधिक का व्यवसाय हुआ। इस मेले में 2 राज्य मतलब बिहार और केरल को साझेदारी राज्य तथा दिल्ली और जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को फोकस राज्य का दर्जा दिया गया। राज्य की श्रेणी में उड़ीसा को स्वर्ण, असम को रजत और राजस्थान को कांस्य पदक दिया गया। विशेष प्रशंसा प्रमाण पत्र में कहा जाए तो कर्नाटक, उत्तराखंड और गुजरात को प्रदान किए गए। फिर आपको देखा जाए तो विषयगत प्रस्तुति के लिए, ठीक है, विषयगत प्रस्तुति के लिए मध्य प्रदेश को स्वर्ण, त्रिपुरा को रजत, आंध्र प्रदेश को कांस्य पदक और तमिलनाडु, नागालैंड व गोवा को
विशेष प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया गया। और केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए तो अंडमान और निकोबार को स्वर्ण और लद्दाख को रजत पदक प्रदान किया गया। विदेशी मंडपों में संयुक्त अरब अमीरात में स्वर्ण, थाईलैंड को रजत और तुर्की को कांस्य पदक दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है महिलाओं के स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन उपलब्ध कराने की केंद्रीय क्षेत्र की योजना। देखा जाए तो 29 नवंबर 2023 को ड्रोन सेवाओं के माध्यम से कृषि क्षेत्र में नई तकनीक के इस्तेमाल के साथ साथ महिलाओं की स्वयं सहायता समूह मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन प्रदान करने के लिए 2024-25 एवं 25 से 26 के लिए एक केंद्रीय योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है। और कहा जाए तो इस योजना के तहत 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूह यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप को, ठीक है, कृषि के उद्देश्य के लिए ड्रोन किराए और सेवा प्रदान करने के लिए ड्रोन खरीदने के लिए 80% तक मतलब अधिकतम 8 लाख तक की सहायता सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। शेष राशि रियायती ब्याज पर ऋण के रूप में सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा जुटाई जा सकेगी। इन ड्रोन का इस्तेमाल जो होगा वो कृषि कार्य के लिए, विशेषतः आपको कीटनाशक, खाद के छिड़काव और फसलों और रकबा नापने, फिर मृदा परीक्षण और सिंचाई आदि के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकेगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को 5 वर्ष तक निःशुल्क अनाज। ठीक है। मंत्रिमंडल का निर्णय। कहा जाए तो 29 नवंबर को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो है उसको आगे और उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में लिया गया है और इसमें 5-5 किलोग्राम निःशुल्क अनाज का योजना था जो कि 31 दिसंबर को 2023 को समाप्त होना था, लेकिन इसको 1 जनवरी 2024 से आगे 5 वर्षों तक मतलब कि 31 दिसंबर 2028 तक विस्तार करने का निर्णय लिया गया। योजना के तहत जो लक्ष्य है वो है 81.35 करोड़ व्यक्तियों के लिए 5-5 किलोग्राम खाद्यान्न। खाद्यान्न में आपको गेहूं, चावल, मोटा अनाज और पोषक अनाज है। इसको निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए 5 वर्षों के लिए अनुमानित खाद्य सब्सिडी 11.18 लाख करोड़ होगी, जो कि पूरी तरह केंद्र सरकार के द्वारा ही वहन की जाएगी। अब मूव करते हैं हम लोग नियुक्तियों की ओर, जहां पहला है विशेष सुरक्षा बल यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जिसे एसपीजी कहा जाता है, उसके नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। ये हुए हैं श्री आलोक शर्मा जो कि भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश के कैडर हैं। फिर आपको देखा जाए अगला है कि गुजरात स्थित पवित्र सोमनाथ मंदिर से संबंधित श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष पुनः नियुक्त हुए। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से नियुक्त किया गया है सोमनाथ मंदिर के संबंधित जो सोमनाथ ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष। नेक्स्ट है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर नियुक्त हुए। तो ये हुए हीरालाल सामरिया, मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति पाने वाले पहले दलित हैं ये। फिर आपको सर्वोच्च न्यायालय में 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई। तो देखा जाए पहले हैं न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा जो कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने हैं, जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। फिर आपको न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने हैं। ये राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। फिर है न्यायमूर्ति संदीप मेहता, ये सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बने हैं और ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग विविध की ओर। विविध में पहला है मित्र शक्ति 2023। तो देखा जाए तो 16 से 29 नवंबर 2023 को भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का 9वां संस्करण पुणे में संपन्न हुआ। भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व जो है वो मुख्यतः मराठा इन्फेंट्री रेजिमेंट के 120 सैनिकों द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मीराबाई की स्मृति में विशेष स्मारक डाक टिकट
और 525 रुपए मूल्य का सिक्का। तो देखा जाए तो 23 नवंबर को भगवान कृष्ण की भक्त संत मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर मथुरा में आयोजित मीराबाई जन्मोत्सव में उनके सम्मान में 5 रुपए मूल्य का स्मारक डाक टिकट और 525 रुपए मूल्य का स्मारक सिक्का जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है। साथ में कहा जाए तो 35 ग्राम वजन का सिक्का जो है वो 50% चांदी है, उसमें 40% तांबा है और 5% निकल और 5% जस्ते से बना हुआ है। सिक्के के एक ओर आपको मीराबाई का चित्र मिलेगा और नीचे में 1498 से 2023 लिखा हुआ और दूसरी ओर अशोक स्तंभ के नीचे 525 रुपए अंकित है। यह सिक्का जो है वो आम प्रचलन में नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वर्ष 2024 अंतरराष्ट्रीय कैमलीड वर्ष। तो देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमलीड वर्ष के रूप में नामित किया है। कैमलीड का मतलब है ऊंट के बच्चों से। ठीक है, यह देखते हुए कि कैमलीड जो है वो पृथ्वी के सबसे प्रतिकूल परिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले लाखों गरीब परिवारों के लिए महत्वपूर्ण आजीविका है। कैमलीड के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2024 को कैमलीड वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव खाद्य एवं कृषि संगठन की संस्तुति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 दिसंबर 2017 को पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है नेपाल में भीषण भूकंप। देखा जाए तो 8 नवंबर 2023 को रात्रि में नेपाल में भीषण भूकंप आया। भूकंप की जो तीव्रता थी वो रिक्टर स्केल पर देखा जाए, ठीक है, रिक्टर स्केल पर तो ये 6.4 आंकी गई थी। जाजरकोट जिले में बाड़ेकोट भूकंप केंद्र था और प्रारंभिक समाचार के अनुसार कहा जाए तो कम से कम 157 लोगों की मरने की खबर है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं पुरस्कार सम्मान की ओर, जहां पहला है मिस यूनिवर्स 2023। तो देखा जाए तो नवंबर 2023 में वर्ष 2023 का 72वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता एल सल्वाडोर में संपन्न हुआ। विजेता है टेनिस पेलोसिस जो कि 23 वर्षीय हैं, निकारागुआ की। और देखा जाए तो 83 अन्य देशों की सुंदरिया को पछाड़ते हुए ये खिताब जीत सकी हैं। मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली निकारागुआ की वो पहली ही महिला है। प्रथम उपविजेता रहे एंटोनियो पॉलसिल्ड थाईलैंड के और द्वितीय उपविजेता रहे मोराया विल्सन ऑस्ट्रेलिया की। और देखा जाए तो इस प्रतियोगिता में जो भारत के प्रतिनिधित्व कर रही थी वो चंडीगढ़ की श्वेता शारदा थी, लेकिन वो पहले 20 सुंदरियों में ही अपना स्थान बनाने में सफल रही। इसके आगे वो बढ़ नहीं सकी। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार। तो देखा जाए तो दिवंगत प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर यानी कि 19 नवंबर पर नई दिल्ली में एक समारोह में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट का यह पुरस्कार प्रदान किया गया। शांति निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार देश में कोविड योद्धाओं के प्रतिनिधि यानी कोविड वॉरियर जो हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में जो चिकित्सकों का संघ है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और नर्सों के संघ को, ठीक है, नर्सों का जो संघ है ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आईएमए मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर शरद कुमार अग्रवाल और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं डॉक्टर रॉय के जॉर्ज, इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। पुरस्कार की राशि थी 25 लाख रुपए। और देखा जाए तो यह अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति अथवा संस्था को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा, निशस्त्रीकरण अथवा विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट टॉपिक है इंफोसिस पुरस्कार 2023। तो देखा जाए तो 15 नवंबर को इंफोसिस साइंस फाउंडेशन के वर्ष 2023 के पुरस्कारों की घोषणा की गई। इंफोसिस साइंस फाउंडेशन का यह पुरस्कार जो है वो भारत में विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इन पुरस्कारों के तहत शुद्ध सोने के पदक, प्रशस्ति पत्र के साथ अब 1 लाख डॉलर अथवा रुपए मूल्य का तुल्य राशि जो भी हो उस राशि को प्रदान किया जाता है।
ठीक है? और ये पुरस्कार जो है विभिन्न क्षेत्र में दिए गए हैं। पहला क्षेत्र है आपको इंजीनियरिंग व कंप्यूटर साइंस, दूसरा है मानविकीय, ठीक है? तो इससे आगे भी है। तो देखिए इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंसेज़ के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया है, वो दिया गया है प्रोफेसर सच्चिदानंद त्रिपाठी को। सच्चिदानंद त्रिपाठी जो हैं, वो आईआईटी कानपुर से हैं। मानविकीय मतलब ह्यूमैनिटीज़ में जो दिया गया है, वो दिया गया है जानवी फाल्के को, साइंस गैलरी बेंगलुरु की हैं। तीसरा है आपको लाइफ साइंसेज। लाइफ साइंसेज में दिया गया है प्रोफेसर अरुण कुमार शुक्ला को आईआईटी कानपुर के। चौथा है फिजिकल साइंसेज में दिया गया है मुकुंद थटाई को, जो कि नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज से हैं। पांचवा है सोशल साइंसेज, प्रोफेसर करुणा मंटेना राजनीति विज्ञान की हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटीज की हैं। फिर आपको विज्ञान यानी मैथमेटिकल साइंस में देखा जाए तो दिया गया है भार्गव भट्ट को, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड स्टडी एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए से हैं। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है फ्रांस फुटबॉल पत्रिका का बैलन डी ओर और अन्य पुरस्कार, ठीक है। और देखा जाए तो 31 अक्टूबर को फ्रांसीसी फुटबॉल पत्रिका है फ्रांस फुटबॉल, उसके द्वारा दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार है। विजेता रहा लियोनेल मेसी, ठीक है। बैलन डी ओर पुरस्कार के विजेता है लियोनेल मेसी। और लियोनेल मेसी जो है रिकॉर्ड 8वीं बार ये पुरस्कार उन्होंने जीता है। पूरा लिस्ट देखा जाए तो बैलन डी ओर वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल प्लेयर होता है, और ये पुरुष की कैटेगरी में लियोनेल मेसी को दिया गया है, जो कि अर्जेंटीना के हैं और ये इंटर मियामी क्लब के लिए खेलते हैं। बैलन डी ओर फेमिनिन में दिया गया है, यानी महिलाओं का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर जो है वो है एइताना बोनमाती, स्पेन की हैं और एफसी बार्सिलोना महिला के लिए खेलती हैं। फिर कोपा ट्रॉफी देखा जाए तो 21 वर्ष से कम उम्र के जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर होते हैं पुरुष कैटेगरी में, उन्हें कोपा ट्रॉफी दिया जाता है। और ये दिया गया है जूड बेलिंगम को, इंग्लैंड के हैं और रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं। नेक्स्ट है यासीन ट्रॉफी, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर। तो ये दिया गया है एमिलियानो मार्टिनेज को, जो कि अर्जेंटीना के देश के हैं और एस्टोन विला के लिए खेलते हैं। गर्ड मुलर ट्रॉफी जो है वो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष स्ट्राइकर को दिया जाता है। ये दिया गया है एर्लिंग हॉलैंड को, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं और मैनचेस्टर सिटी के लिए क्लब के लिए खेलते हैं। फिर है सुकरात पुरस्कार, ये दिया गया है विनियस जूनियर को, ब्राजील के हैं और रियल मैड्रिड के लिए खेलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं बुकर पुरस्कार 2023 की ओर। 23 नवंबर 2023 को प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार लंदन में कार्यक्रम में प्रदान किया गया। विजेता है पॉल लिंच, आयरलैंड के साहित्यकार हैं और इनके उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग, जिसके लिए इन्हें साहित्य के लिए क्षेत्र में जो प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार है ये दिया गया है प्रॉफिट सॉन्ग के लिए। ये उपन्यास है। अब देखा जाए तो ये उपन्यास जो है वो एक ऐसे परिवार की कहानी बताता है जो एक ऐसी भयानक दुनिया से जूझ रहा है जिसमें लोकतांत्रिक मानदंड गायब होने लगते हैं, जिनका वह आदी हैं। और ये पुरस्कार के तहत 50,000 पाउंड की राशि दी जाती है। और पुरस्कार जो है इसमें 6 पुस्तकों को अल्प सूचीबद्ध किया गया, मतलब शॉर्टलिस्ट किया गया था। 6 पुस्तकों को शॉर्टलिस्ट किया गया और उसमें से जो है पॉल लिंच की पुस्तक प्रॉफिट सॉन्ग यानी उपन्यास जो है उसको ये बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। वो 6 पुस्तकों के बारे में देखें तो पहला है वेस्टर्न लेन, ये इसके लेखक हैं चेतना मारू, ब्रिटेन के लेखक हैं। प्रॉफिट सॉन्ग जो कि विजेता है पॉल लिंच, लेखक हैं आयरलैंड के। द बी स्टिंग के लेखक हैं पॉल मूरे, आयरलैंड के ही हैं। और स्टडी फॉर ओबीडियंस बुक के लेखक हैं सारा बर्नस्टीन, जो कि कनाडा के हैं। इफ आई सर्वाइव यू के लेखक हैं जॉनथन एस क्रॉफी, अमेरिका के। और दिस अंडर ईडन के लेखक हैं पॉल हार्डिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आजादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार। देखा जाए तो 31 अक्टूबर को आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य, केंद्र शासित क्षेत्र, 3 मंत्रालय को प्रधानमंत्री ने पुरस्कृत किया है। तो पुरस्कृत करने वाले राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र में देखें तो पहले स्थान पे आता है जम्मू कश्मीर, दूसरे स्थान पे गुजरात और तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से है हरियाणा और राजस्थान। ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव महोत्सव पुरस्कार विजेता है। और पुरस्कार पुरस्कार दिए गए मंत्रालय जो है उसमें पहला है विदेश मंत्रालय, दूसरा रक्षा मंत्रालय और तीसरे स्थान पर आपको संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब आते हैं एकता कपूर और वीर दास को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023।
तो देखा जाए तो 20 नवंबर को न्यूयॉर्क सिटी में प्रसिद्ध कॉमेडियन वीर दास को नेटफ्लिक्स पर प्रदर्शित उनके शो वीरदास लैंडिंग के लिए इंटरनेशनल एमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज की ये 51वां पुरस्कार था। इसके तहत कॉमेडी सीरीज का यह पुरस्कार ब्रिटेन के डैडी गर्ल्स को वीरदास लैंडिंग के साथ संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। अकेडमी में इन पुरस्कारों के तहत भारत की एकता कपूर को डायरेक्टरेट अवार्ड समारोह में दिया गया है और सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का जो पुरस्कार था वो जर्मनी के द एम्प्रेस के लिए है। और फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रहा मार्टिन फ्रीमैन को, जो कि ब्रिटेन के हैं, और इनकी जो सीरियल थी द रिस्पॉन्डर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रहा कार्ला सोजा को, जो कि मैक्सिको की हैं, मैक्सिकन सीरियल में भूमिका के लिए इन्हें दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं हम लोग निधन की ओर, जहां पहला है एस वेंकट रमन। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एस वेंकट रमन का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर एस एस बद्रीनाथ। ये पद्मश्री से 1983 में और पद्म भूषण से 1996 में सम्मानित नेत्र चिकित्सा में ख्याति प्राप्त डॉक्टर एस एस बद्रीनाथ, जिन्होंने सस्ती और सुलभ नेत्र चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए प्रसिद्ध शंकर नेत्रालय का स्थापना किया था। उनका 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है पी वल्सला, केरल सरकार का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार एजुथाचन पुरस्कार 2021 के विजेता हैं और प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार पी वल्सला का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर है पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय। तो पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2008 में और साथ ही कई देशों में लग्जरी होटलों के संस्थापक हैं। ओबेरॉय समूह के मानद चेयरमैन पृथ्वीराज सिंह ओबेरॉय का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है वासुदेव आचार्य, जो कि वरिष्ठ माकपा यानी सीपीआईएम के नेता वासुदेव आचार्य का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है केदारनाथ अग्रवाल। मिठाई और नमकीन की प्रतिष्ठित चेन बीकानेर वाला के संस्थापक लाला केदारनाथ अग्रवाल का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है के ए फ्रांसिस। दक्षिण भारत के वरिष्ठ पत्रकार एवं चित्रकार के ए फ्रांसिस का त्रिशूर में 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिर नेक्स्ट है राजकुमार कोहली। बॉलीवुड के वरिष्ठ फिल्म निर्माता निर्देशक राजकुमार कोहली का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट है सुब्रत राय। सुब्रत राय जो थे वो सहारा समूह के संस्थापक उद्यमी सुब्रत राय का 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है फातिमा बीवी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश रही न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है पुस्तकें। पहला है अगेन एंड अगेन, लेखक हैं जॉनथन एविसन। नेक्स्ट है कॉमन येट अनकॉमन, इसके लेखक हैं सुधा मूर्ति। चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था, प्रतियोगिता दर्पण। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण ये जनवरी का था, जनवरी 2024 का एडिशन। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन स्टडी सेंटर .in के पीडीएफ सेक्शन से में भी जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।